दोस्तों एलियन और म्यूटेंट की पावर, उनकी कमजोरी तो हमें पता है, लेकिन आज की मूवी में यूएस आर्मी का सामना एक ऐसे अदृश्य शक्ति से होता है जो इंसानों को टच करते ही उनकी मौत हो जाती है। अब एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ से आया है ये पता नहीं है, तो उससे कैसे जीता जाए, ये सवाल आ जाता है यूएस आर्मी के सामने। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ स्पेक्ट्रल इस मूवी की, जो 2016 में रिलीज हुई साईफाई नेटफ्लिक्स की पेशकश है। दोस्तों स्पेक्ट्रल का मीनिंग है भूतिया चीज या फिर भूत से संबंध रखने वाला। फ्रैंकली ये मूवी साईफाई प्लस हॉरर काइंड ऑफ मूवी है। मूवी के डायरेक्टर है निक मैथ्यू और एक्टर्स है जेम्स टेल, मैक्स मार्टिनी, एमिली मोर्टिमर और ब्रूस ग्रीनवुड। मूवी की करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मोल्डोवा जो ईस्टर्न यूरोपियन छोटा सा देश है, वहाँ पे रशिया ने हमला किया है। मोल्डोवा की भी जो गवर्नमेंट थी वो काफी करप्टेड थी और इन अ वे रशिया से मिली हुई थी, इसीलिए रशियन आर्मी इस देश में सीधा घुस गई थी। अब रशियन आर्मी की डिक्टेटरशिप के कारण वहाँ के सिटीजनशिप काफी परेशान थे और वो मदद लेते हैं यूएस की। तो भी यूएस एंड मोल्डोवा की आर्मी दोनों साथ मिलके रशियन आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं। ये पूरा देश वॉर जोन में बदल गया है, लोग परेशान हैं और हर दिन वॉर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस आर्मी के पास हाईटेक वेपन्स रहते हैं, जैसे वन ऑफ रहता है उनका हेलमेट कैम। इस कैम के जरिए कोई भी इंटरफेरेंस या साउंड वेव क्लियरली सुनाई या दिखाई दे सकती है और उसकी रिकॉर्डिंग सीधा इनका जो बेस कैंप रहता है वहाँ पे जाती है लाइव। ऐसे ही एक दिन रात को आर्मी ऑपरेशन के दौरान सर्जन डेविस एक बंद रूम में आते हैं, जहाँ उन्हें अपने कैम्प से कुछ इंटरफेरेंस और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रूम के एग्जैक्टली सामने उन्हें सफेद कलर का कुछ एक अदृश्य साया दिखाई देता है, कुछ वेव्स है जो हिल रही है। वो साया सिर्फ उन्हें अपने कैंप के थ्रू ही दिखाई देता है, लेकिन आगे कुछ पता चले उसके पहले ही वो अदृश्य साया इनके नजदीक आता है और सर्जन डेविस उधर ही गुजर जाते हैं। ये डरावना हादसा देखने के बाद यूएस आर्मी का मनोबल पूरा डूब गया था। अगले कुछ दिनों तक ऐसे कई सारे हमले होते हैं जिसमें सिटीजन और आर्मी के लोग दोनों भी मारे जाते हैं। अब हम आते हैं बैक टू यूएस, जहाँ पे डार्पा यूएस की बहुत बड़ी मिलिट्री रिसर्च और वेपन डेवलपमेंट कंपनी है, जिसमें हम डॉक्टर मार्क क्लेन को देखते हैं। वो लेजर लाइट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ऐसा वेपन बनाना चाहते थे जिसको पानी के ऊपर फ्लैश करते ही पानी तुरंत बॉइल या फिर फ्रीज होने लगे। ये अपना एक्सपेरिमेंट वो यूएस आर्मी के सामने दिखाते हैं, लेकिन अब यूएस आर्मी की कुछ और ही मांग थी। उनके अनुसार ये वेपन अब किसी लिविंग थिंग यानी इंसान या किसी और जीव पे टेस्ट करके देखना था उन्हें। ये सुन के डॉक्टर क्लाइन थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये वेपन डिफेंस के लिए बनाए जा रहे हैं, ना कि लोगों की जान लेने के लिए। इस मीटिंग के बाद डॉक्टर को सीधा मोल्डोवा जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि जो हेलमेट कैम्प था वो खुद डॉक्टर क्लाइन ने ही डिजाइन किया था। तो उन्हें आगे अब जो भी अदृश्य साया या अदृश्य शक्ति है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च करनी थी। वो इमीडिएटली गवर्नमेंट के प्लेन से चले जाते हैं एंड वहाँ पहुँचने के बाद यूएस आर्मी लीडर जनरल ओरलैंडो और सीआईए एजेंट मिस मैडिसन से मिलते हैं। उनके सेंटर में जाने के बाद पहले तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और उसके बाद उन्हें सर्जन डेविस की जो मौत हुई थी उसका वीडियो दिखाया जाता है। ये डरावनी मौत देखने के बाद तो वो भी थोड़े हैरान होते हैं। यहाँ पे सर्जन के शरीर पे कोई भी इंजरी नहीं थी, लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन कम्प्लीटली फ्रीज हो गए थे। इस अजीब सी शक्ति के बारे में वीडियो देखने के बावजूद डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो मेडिसन उन्हें बताती है कि लोकल लोगों के अनुसार ये अरातारे नाम का एक स्पिरिट है जो वॉर के कारण आया है। जब भी वॉर हुए हैं ये स्पिरिट लोगों को मारने के लिए आया है। एजेंट मेडिसन और जनरल ओरलैंड की ये थ्योरी रहती है कि ये कोई क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी चीज या इंसान को अदृश्य बना सकती है, और ये रशियन सोल्जर्स ही है जिन्होंने अदृश्य होने का सूट पहना है। फिर डॉक्टर क्लाइन मेडिसन से पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई सूट पहना हुआ है उन लोगों ने तो लोग अजीब तरीके से कैसे मर रहे हैं। तो मेडिसन कहती है कि शायद एनिमी सोल्जर ने किसी तरीके का शॉक विक्टिम को दिया है, जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक से कम होने के कारण उनकी मौत हुई है। अब ये थ्योरी सुनने के बाद डॉक्टर क्लाइन के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि अगर ये एक इंसान ही है तो इसे गोली कैसे नहीं लगी, या फिर एक हाईटेक टेक्नोलॉजी गरीब देश में कैसे डेवलप हो सकती है। मेडिसन उन्हें बताती है कि इस देश की जो पहली गवर्नमेंट थी वो काफी करप्टेड थी, लेकिन बिलियंस ऑफ बिलियंस पैसा वो प्राइवेट रिसर्च में डाला करती थी। वो इस थ्योरी से अग्री नहीं होते। उनके अनुसार डार्पा ही वर्ल्ड की नंबर 1 वेपन रिसर्च कंपनी है, और अगर उन्होंने वैसा डिवाइस अगर अभी तक नहीं बनाया है तो कोई और देश इतना आगे पहुंचे ये नामुमकिन है। लेकिन मेडिसन उन्हें कहती है कि इस देश की पहली जो करप्टेड गवर्नमेंट थी वो प्राइवेट रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती थी। मे बी उन्होंने शायद ये टेक्नोलॉजी बनाई होगी। यहाँ पे सबके अपने अपने अनुमान चल रहे होते हैं, क्योंकि सबको ऊपर अथॉरिटीज को जवाब देना था। लेकिन डॉक्टर क्लाइन कहते हैं कि अगर उन्हें रिसर्च करनी है इस बात की तो उनको ये जो भी चीज है उसकी एक प्रॉपर इमेज चाहिए होगी। उसके लिए उन्होंने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा भी लाया था जो किसी भी विजिबल या इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को क्लियरली कैप्चर कर सकता है। क्लाइन खुद ही उस कैमरे को डेल्टा व्हीकल यानी टैंक पे माउंट करता है
और वो शॉट लेने के लिए खुद वॉर जोन में जाने का फैसला करता है। जब वो टैंक पे कैमरा फिट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर आके डॉक्टर क्लाइन को कुछ सुनाते हैं, क्योंकि सोल्जर्स के अनुसार डार्पा के ये जो भी हथियार है या इन्वेंशन है वो उस अदृश्य शक्ति का सामना नहीं कर सकते और उनके कारण कई सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, इसलिए ये सारा गुस्सा डॉक्टर पे निकाला जाता है। अगले दिन ब्रीफिंग के दौरान पता चलता है कि पिछले शाम को ऊटा नाम की इनकी एक आर्मी की टीम एक बिल्डिंग में गई थी और तब से उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये लोग उनका रेस्क्यू मिशन प्लान करते हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान अगर किसी का सामना अदृश्य इंसान यानी उस शक्ति से होता है तो उन्हें लगातार उस दिशा में शॉट करते रहना है। यहाँ पे मेडिसिन के अनुसार ये अदृश्य शक्ति रशियन सोल्जर्स ही है जिन्होंने अदृश्य सूट पहना है। लगातार होने वाली फायरिंग के कारण सूट शायद डैमेज हो सकता है। इस मिशन में खुद डॉक्टर क्लाइन और मेडिसिन भी साथ में आएगी और टैंक से वे लोग कैंप की फीड मॉनिटर करेंगे और इस ब्रीफिंग के बाद वे लोग उस बिल्डिंग में जाने के लिए निकलते हैं। जब सोल्जर इन सारे फ्लोर पे जाते हैं तब 4th फ्लोर पे उन्हें एक बाथटब के नीचे वैसी ही लाइट मिलती है। जब बाथटब को उठाते हैं तब उसके नीचे दरअसल ऊटा टीम के सर्जन कॉमस्टॉक छुपे हुए थे। वो बाकी सोल्जर्स को बताता है कि ये टब ही है जिसने मुझे पूरी रात बचाया है उन लोगों से। अगर मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ तो ये जो भी इविल पावर है वो भगवान के एग्जैक्टली अपोजिट है और उसके टीम के बाकी के सारे सोल्जर ऊपर के फ्लोर पे मरे पड़े हैं। यहाँ पे इनकी दूसरी टीम ऊपर के फ्लोर पे गई थी और दोस्तों एक रूम में डॉक्टर को वही साया सामने दिखाई देता है और उसको शूट करने के लिए वो सोल्जर को कहता है, लेकिन गोली लिटरली उस साये के आर पार चली जाती है और वो अदृश्य शक्ति अब इन लोगों के पीछे पड़ जाती है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देती है। अब सब लोग वापस भागने लगते हैं और 4th फ्लोर से ये लोग रस्सी डाल के कॉमस्टॉक का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो अदृश्य शक्ति सबको मार के जो रस्सी पे सोल्जर्स थे उनको भी मारने आती है और उसी समय क्लेन टैंक से बाहर आके अपने कैमरे से वो शॉट लेने लगता है। बाकी सोल्जर्स को सपोर्ट देने के चक्कर में कैप्टन कैब्रेरा भी मारे जाते हैं, लेकिन इस बड़े से विस्फोट के बावजूद जो भी अदृश्य शक्ति थी वो मरती नहीं है। जो भी बचे कुछ सोल्जर्स थे वो बेचारे टैंक में भागते हुए आते हैं एंड टैंक शुरू करके ये लोग भाग जाते हैं, लेकिन बीच में ही लैंड माइनर्स के कारण पूरे रास्ते पे विस्फोट होने लगते हैं और इनका टैंक पलट जाता है। इसलिए वे लोग एक नजदीकी फैक्ट्री में छुपने का सहारा लेते हैं। दोस्तों जैसे ही वे लोग फैक्ट्री में एंटर करते हैं उन्हें वहाँ पे गेट के पास लोहे के कुछ टुकड़े मिलते हैं, मानो उनका कोई एक बैरियर या फिर लक्ष्मण रेखा जैसे कुछ बनाया गया हो। वे लोग जल्दी ही एक सेफ स्पॉट ढूंढते हैं एंड वहाँ पे छुपने के लिए जाते हैं। क्लेन अपने कैमरे के थ्रू देखने लगता है और तभी उन्हें जो ये अदृश्य शक्ति है वो दिखाई देती है। नीचे 3 या 4 स्पिरिट हम देखते हैं, लेकिन वो उस लोहे के जो टुकड़े थे उन्हें पार नहीं कर पाते। उनके शरीर में ये टुकड़े अटक रहे थे। ये सब कुछ डॉक्टर नोटिस कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये है क्या। उसी वक्त उनको उसी फ्लोर पे एक टीवी की आवाज सुनाई देती है और उन्हें वहाँ पे कुछ गन के साथ साथ 2 बच्चे दिखते हैं। हरी नाम की लोकल लड़की और उसका भाई। कोई भी बड़ा आदमी उस रूम में नहीं था और उनको आगे ही एक रूम में ट्रांसमिशन भी मिलता है जिसके थ्रू ये लोग कैंप में सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे उनका पूरा दिन वहीं पे ढल जाता है और पूरे रात के लिए वे लोग उधर ही भयानक लोकेशन पे फंस जाते हैं। डॉक्टर को बार बार एक बात खाए जा रही थी कि शायद इन बच्चों में से किसी ने वो लोहे के टुकड़े वहाँ पे डाले थे, यानी इन बच्चों को उस स्पिरिट के वीकनेस के बारे में कुछ तो पता है। तो मेडिसिन उनके लोकल लैंग्वेज में उस बच्ची से पूछने लगती है तो सारी उसे कहती है कि वो जो लोहे के टुकड़े हैं वो उनके पापा ने वहाँ पे डाले थे ताकि वो हम दोनों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ये बैरियर लगाने के वक्त ही उनके ऊपर हमला हुआ और वो गुजर गए हैं। उनका शव उधर ही रखा हुआ था। तो डॉक्टर और मेडिसिन सैरी के साथ वो शव देखने के लिए जाते हैं। क्लेन को उनके पॉकेट में मसारो नाम के एक जगह का मैप मिलता है। तब सारी कहती है कि ये वही जगह है जब पहली बार अराथ्रेया ने ये जो स्पिरिट है उन्होंने किलिंग शुरू की थी, यानी जो भी कुछ है वो यही से शुरू हुआ होगा। दोस्तों इनको फैक्ट्री में लोहे के कई सारे टुकड़े मिलते हैं जिसे डॉक्टर क्लेन के प्लान के अनुसार ये लोग रात भर अलग अलग वेपन्स बनाते हैं, जैसे कि ग्रेनेड या फिर बॉटल में गन पाउडर एंड ये लोहे के टुकड़े डाल के कुछ वेपन बनाने लगते हैं ताकि जब भी इनका रेस्क्यू ऑपरेशन हो वो बच सके। और यहाँ पे क्लेन भी उसका जो हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा था उसको एक सर्च लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अगर ये फोकस में रहे तो पूरा ग्रुप हेलमेट के सिवा भी अराथ्रेया ने उस स्पिरिट को देख पाएगा। पूरे रात भर इस फैक्ट्री के आसपास या फैक्ट्री के अंदर अराथ्रेया आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते उस बैरियर के कारण। मिडनाइट को उनका कांटेक्ट होता है बेस सेंटर से और उन्हें एक लोकेशन पे आने के लिए कहा जाता है जो कि इस फैक्ट्री से हाफ माइल की दूरी पे था। लेकिन दोस्तों वक्त के पहले ही अराथ्रेया ने वो स्पिरिट अंदर आने का कोई तरीका ढूंढता है और एक जगह से सारे अराथ्रे इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी सारी उनको पीछे का एक रास्ता बताती है। डॉक्टर क्लेन के कैमरे के कारण अब सोल्जर
बिना हेलमेट के अपने आंखों से उन स्पिरिट को देख सकते थे। उन्होंने जो भी ग्रेनेड बनाए थे उनके थ्रू वे लोग हमला करते हैं, जिसके कारण स्पिरिट की स्पीड तो कम हो जाती है लेकिन वो पूरी तरीके से मर नहीं पाते। काफी दिक्कतों के बाद ये लोग उस ओपन स्पेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक इनकी रेस्क्यू करने के लिए कोई भी टीम नहीं आई थी, इसीलिए वे लोग डर के एक बस में छुप जाते हैं। कुछ ही पलों के बाद वहाँ पे टैंक आता है। टैंक के लोग जब इतने सारे स्पिरिट को एक साथ देखते हैं तब वो सीधा बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों इतने बड़े हमले के बावजूद वो सारे स्पिरिट मरते नहीं हैं। इनके पूरे टैंक को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इनका जो टैंक आया था वो भी इनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूजलेस था। कई सारे सोल्जर्स इस हमले में भी मारे जाते हैं। इसी लड़ाई के दरमियान सारी का जो छोटा भाई था वो भी मारा जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ पे एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर आता है, लेकिन चॉपर के आसपास इतनी ज्यादा हवा होती है कि अरात्रे इनके पास नहीं आ पाते। और तभी क्लेन के पास जो कांच की बोतल थी जिसमें कई सारे लोहे के टुकड़े थे, वो सारी बॉटल्स वो उसी समय तोड़ देता है। हवा के कारण वो सारे टुकड़े अरात्रे के शरीर पे चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पे फिर तड़पने लगते हैं। और ये मौका देख के सब लोग चॉपर में चढ़ के वहाँ से बच के निकल जाते हैं। बेस कैंप पे जाने के बजाय इनका जो चॉपर रहता है वो सिविलियंस के बंकर में चला जाता है, क्योंकि अरात्रे ने इनके बेस कैंप पे भी हमला कर दिया था। इनके कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं शहर के पूरे सिविलियंस भी वहाँ पे थे, यानी पिछले रात को इन्होंने पूरा हमला कर दिया था शहर में। जो भी बचे कुछ लोग थे वो इस बंकर में आके छुप गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद सारी को इमीडिएटली एडमिट किया जाता है। उसके शोल्डर को काफी लगा था इसलिए। लेकिन तभी वहाँ पहुँचने के बाद क्लेन उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो बताए कि उसके पिता क्या काम करते थे, उन्हें कैसे पता चला कि लोहे से ये अरात्रे दूर रहते हैं। और तभी सारी रिवील करती है कि उसके पिता दरअसल सिरेमिक कंटेनर बनाते थे मज़ाराव इस पावर प्लांट के लिए, जहाँ से अरात्रे ये स्पिरिट आया है। यानी मज़ाराव में दरअसल एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था और शायद यहीं पे कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसके थ्रू ये जो भी क्लोन या जो भी चीज है वो इंसानों के ऊपर हमला कर रही है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जनरल ओरलैंड वहाँ पे आ जाते हैं और वो बताते हैं कि इनके पास जो हजारों में सोल्जर्स थे वो सारे मारे गए हैं और अब सिर्फ 19 सोल्जर बचे हैं। ये लोग पूरी तरीके से डूम थे क्योंकि अरात्रे एक तरीके से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इनको पता नहीं था कि उनका दुश्मन कौन है, कहाँ से आया है। और अब यूएस सोल्जर परेशान होकर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ कि अब यहाँ से कैसे निकले या फिर यहाँ के लोगों को कैसे बचाएं। तो क्लेन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। ये तो पता चल गया था कि ये कोई भूत या स्पिरिट नहीं है, कुछ साइंटिफिक ही चीज है, मैन मेड चीज है, बट एग्जैक्टली क्या है। और दोस्तों तभी इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में क्लेन को क्लिक हो जाता है कि ये चीज क्या है और यहाँ पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। क्लेन कहता है कि ये जो भी चीज है जो हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन कैम से दिख रही है, ये दरअसल नेचुरल चीज नहीं है। अरात्रे या जो भी ये स्पिरिट है उसको इंसानों ने ही बनाया है। और वो आगे कहता है कि हमारे एनवायरनमेंट में 4 तरह के फॉर्म पाए जाते हैं, यानी लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। जैसे कि आइसक्रीम टेम्परेचर बढ़ने के कारण लिक्विड में बदल सकता है या फिर लावा ठंडा होने के बाद पत्थर में बदल जाता है। ये सारी जो चीजें है या कन्वर्जन है ये नेचुरल है, लेकिन इनके अलावा और एक 5वां फॉर्म है जो आर्टिफिशियली इंसानों ने बनाया है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट थ्योरी के थ्रू। इस थ्योरी के अनुसार एक ऐसा स्टेट भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सेपरेट एटॉम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी -273.15 सेल्सियस पे कूल डाउन किया जाता है। अब इस कूलिंग के कारण एटॉम्स अपना इंडिविजुअल नेचुरल जो फॉर्म रहता है वो खो देते हैं और एक सुपर जायंट पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनका पूरा फॉर्म बदल जाता है और ऐसे ही 5वां फॉर्म बनता है जो एक वेव की तरह होता है। जब एक पानी की बूंद गैस फॉर्म में बदल जाती है वैसे ही कुछ ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसीलिए इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन जी ने 1920 में ये थ्योरी को प्रेडिक्ट किया था, जिसे 1924 में सत्येंद्र नाथ जी बोस इन्होंने प्रॉपर स्टैटिस्टिक और मैथ्स के इक्वेशन के साथ वापस आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनका ये लॉजिक सही है तो ये थ्योरी प्लीज जर्मन लैंग्वेज में पेपर्स पब्लिश किए जाए। जब आइंस्टाइन ने उनका ये इक्वेशन एंड लॉजिक देखा तो वो उनको सही
सही लगा, इसीलिए उन्होंने ये पेपर वहाँ की जो भी अथॉरिटी थी वहाँ पे पब्लिश कर दिए। और वैसे ही कुछ समय के बाद की थ्योरी वैलिडेट की गई जो कि सच साबित हुई। इसीलिए इस थ्योरी को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहा जाता है। और इसी तरह दुनिया को ऑब्जेक्ट का एक फिफ्थ फॉर्म भी मिला। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली किसी भी लैब में टेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इसे टेस्ट करने के लिए जो एनवायरनमेंट की जरूरत है, जैसे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव करना, ये सारी चीजें शायद उस वक्त में अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए 1995 में 3 साइंटिस्ट एरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग केट्रेल, कार्ल वीमैन, इन 3 MIT के साइंटिस्ट ने अपने लैब में कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स ये एक्सपेरिमेंट साबित किया था प्रैक्टिकली। और इनके इस बड़े अचीवमेंट के लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और दोस्तों इसी तरह हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र जी बोस, इन्होंने आइंस्टाइन से मिलकर ये थ्योरी बनाई थी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर एटम्स को कूल डाउन किया जाए ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो एक नया फिफ्थ फॉर्म बन सकता है जो एक वेव की तरह है। अब बैक टू मूवी। इस थ्योरी के अनुसार फिफ्थ फॉर्म से ही अरात्रे यानी इन स्पिरिट को बनाया गया है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इस फिफ्थ स्टेट में रहता है तब असली लोहा या फिर सिरामिक की जो प्रॉपर्टी है वो इस स्टेट को स्लो डाउन करती है। इसीलिए जब अरात्रे के आसपास लोहे की चीजें आती थी तब वो उस चीज को पार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके इफेक्ट्स कम हो जाते थे। अरात्रे की जो ये प्रॉपर्टी है वो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में ही हासिल होती है, इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। और इसी के कारण जब अरात्रे इंसानों को छूते थे तब इंसान फ्रीज होने के कारण गुजर जाते थे। उनके पूरे बॉडी के ऑर्गन जो है वो फ्रीज हो जाते थे बर्फ की तरह और काम करना बंद कर देते थे। इस स्टेट में ऑब्जेक्ट दीवार के आर पार भी जा सकता है, इसी के कारण अरात्रे दीवार के आर पार भी जा सकते थे। लेकिन अभी भी एक सवाल था कि ये जो भी अरात्रे हैं वो जिंदा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेट है, उसमें एक ऑब्जेक्ट रह सकता है, बट ये जिंदा इंसान की तरह थे, जो हमें जल्द ही आगे पता लगेगा। ये अपनी पूरी थ्योरी डॉक्टर, मेडिसन एंड बाकी जो भी आर्मी के फोकस से उनके सामने रखता है। तो मेडिसन यहाँ पे पॉइंट ऐड करती है कि तुम शायद सही हो सकते हो, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पहले जो करप्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए काफी फंडिंग दी थी और शायद इनका ये एक्सपेरिमेंट इसी पावर प्लांट में चल रहा था। वो उसके कुछ फोटो भी दिखाती है जहाँ पे पिछले 10 सालों में कई सारे चेंजेस किए गए थे और इस प्लांट में बहुत बड़ा सेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम भी अरेंज किया गया था। तो इनका शक उसी लोकेशन पे चला जाता है। क्लेन आर्मी के सामने एक और सुझाव रखता है कि जितने भी वेपन इन्होंने बेस कैंप से लाए हैं उससे वो प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बना सकता है। प्लाज्मिक डिस्चार्ज के थ्रू जो भी ये एटॉमिक स्टेट है वो टूट जाएगी और इसी के कारण अरात्रे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। आगे उनको उस प्लान को भी डिस्ट्रॉय करने का प्लान वे लोग बनाते हैं। रात भर ये पूरी आर्मी की टीम और क्लेन एग्जिस्टिंग वेपन में कुछ और मॉडिफिकेशन करके प्रोग्राम लिख के प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बनाने की कोशिश करता है। और हम डार्पा के अलग अलग इनोवेशन भी यहाँ पे देखते हैं, जहाँ वॉली जैसा एक बड़ा सा रोबोट था जिसमें सामने गन्स लगा के रखे थे, लेकिन क्लेन उन गन्स को निकालता है और वही जो उसका पावरफुल कैमरा था उसकी सेटिंग वहाँ पे लगाता है, जिसके कारण आर्मी की टीम बिना हेलमेट के अरात्रे को आते हुए देख सकती है। जब इनके हथियार वगैरह सब कुछ रेडी होते हैं, जाने के लिए पूरा प्लान फाइनल हो जाता है। प्लान के अनुसार आर्मी जो है वो एक डाइवर्जन जानबूझ के अरात्रे जो है उनका ध्यान बटाएगी। तब तक दूसरी जगह पे क्लेन और मेडिसन मेन लैब में जाके उस पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे ये सारे अरात्रे मर सकते हैं। अगले दिन सुबह ये लोग निकलते हैं और उस पूरे पावर प्लांट पे चले जाते हैं। सबसे पहले एक ही प्लेन से सोल्जर उतरते हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार टेस्ट नहीं किया था। इनका जो ये प्लाज्मिक डिस्चार्ज बना था वो पता नहीं अरात्रे के सामने काम भी कर रहा है या नहीं, इसलिए एक ही सोल्जर का प्लेन उतरते हैं और इनका क्यूट वॉली जैसा जो रोबोट रहता है वो भी उतरता है। यहाँ पे अरात्रे को जैसे ही हलचल दिखती है तब काफी बड़े तादाद में सामने से वे दौड़ते हुए काफी स्पीड से आने लगते हैं और उस रोबोट के कारण सारे आर्मी उन्हें आते हुए देख सकती है। जैसे ही वो लोग एक लोकेशन पे आते हैं, सर्जेंट सुपर प्लाज्मिक डिस्चार्ज के थ्रू उन्हें शूट करता है और दोस्तों एक बड़ा सा विस्फोट होता है एनर्जी का, जिसमें कई सारे अरात्रे मारे जाते हैं। यानी जो भी प्लाज्मिक डिस्चार्ज उन्होंने बनाया था वो सक्सेसफुली बना था। ये देखने के बाद जो बाकी के प्लेन रहते हैं वो भी उतरते हैं। लास्ट वाला प्लेन रहता है क्लेन एंड मेडिसन का, वो उन्हें सीधे लैब के यहाँ पे उतारता है। वहाँ पे रस्सी से ये लोग नीचे चले जाते हैं और काफी दिक्कतों के बाद अंदर भी जाने के बाद उन्हें अरात्रे वगैरह दिखते हैं। वो सारी दिक्कत पार करने के बाद दोस्तों मूवी का सेकेंड प्लॉट यहाँ पे रिवील होता है। जब वे लोग लैब में पहुँचते हैं तब उनको इंसान के रूप में कई सारे अरात्रे वहाँ पे दिखते हैं जो कंटेनर में लॉक थे। दरअसल इनकी कंडेंसेट्स की जो प्रोसेस है वो चल रही थी। वहीं पे आगे उन्हें एक एक्सरे मशीन भी दिखती है। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, ये मशीन इंसानों को मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल लेवल पे स्कैन करके उनका कंडेंसेट्स फॉर्म बना रही थी, यानी इन अ वे एक क्लोन बना रही थी। वहाँ से आगे उन्हें एक और लैब दिखती है, वहाँ पे पता चलता है दोस्तों अराथ्रे के कई सारे कंटेनर्स थे, कुछ इंसानों वाले फॉर्म में भी अभी भी थे जो फुल्ली रेडी थे बाहर आने के लिए, और वहीं पे इनकी मेन सेंट्रलाइज मशीन थी। और यहाँ दूसरी जगह पे जो भी बाहर सोल्जर्स लड़ रहे थे उनके ऊपर अराथ्रे बहुत ही भारी पड़ जाते हैं, एक साथ आके पूरे अराथ्रे जो है वो आके हमला करने लगते हैं और इनके कई सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। तो दूसरी जगह पे यहाँ मेडिसिन को उनकी वो जो सेंट्रलाइज मशीन रहती है वो भी दिखाई देती है, वो पढ़ने की कोशिश करती है और इस पूरे मशीन को डिस्कनेक्ट करने का प्रोसीजर शुरू करती है। और काफी मुश्किल के बाद क्लेन जो है वो मशीन के 16 प्लग्स निकालता है, लेकिन इसके बावजूद सामने के कंटेनर में जो भी अराथ्रे थे वो अभी भी जिंदा थे। तभी दोस्तों बाहर इतना बड़ा विस्फोट होता है कि ये सारे ग्लासेस टूट जाते हैं और सारे अराथ्रे आके अब इन दोनों के ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन तभी मेडिसिन को याद आता है कि इन प्लग्स के बीच में बहुत बड़ा हैंडल है, वो खींचना है, और क्लेन उसे खींच के नीचे सीधा गिर जाता है। जैसे ही उसे डिस्कनेक्ट करता है दोस्तों ये सारे अराथ्रे जो रहते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, पूरा इनका विस्फोट हो जाता है। बाहर भी हम देखते हैं शांत हो जाता है माहौल। ये लोग जब लैब से ऊपर जाने वाले थे तभी इनको वापस कुछ अजीब सा आवाज आने लगता है। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का आखिरी और मेन प्लॉट रिवील होता है। दोस्तों अंदर यहाँ पे इंसानों के ब्रेन और जो नर्व सिस्टम है उसी को जिंदा रखा जाता था ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव क्लोन के साथ कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पे इनके दिमाग और नर्व सिस्टम के कारण ही अराथ्रे जिंदा थे। और मॉनिटर पे दोस्तों हम उस इंसान का डेटा देख रहे थे, जैसे कि उसका नाम, वो कहाँ से था, क्या एज थी। और दोस्तों यहाँ पे हमें सारे डाउट क्लियर होते हैं कि इस लैब में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। पहले तो इंसानों को इस लैब में लाया जाता है, फिर उनको मॉलिक्यूल लेवल पे स्कैन करके उनके कंडेंसेट्स फॉर्म में क्लोन बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंसानों को कंडेंसेट्स फॉर्म में नहीं डाल सकते क्योंकि इतने निगेटिव सेल्सियस के टेम्परेचर में इंसान तो फ्रीज होके मर जाएंगे, इसीलिए उनके क्लोन बनाए जाते हैं। लेकिन क्लोन एज अ वेपन कैसे काम करेगा? तो एक साइड पे उस क्लोन को और दूसरे साइड पे जो उस इंसान का ब्रेन और नर्व सिस्टम है उसे एक सेंट्रलाइज मशीन से कनेक्ट किया जाता है ताकि जो भी क्लोन का फॉर्म है वो जिंदा रह सके, और जो इंसान का दिमाग और जो नर्व सिस्टम था वो उस क्लोन को कंट्रोल कर रहे थे। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक प्रोग्राम था कि इन सारे क्लोन्स को एज अ वेपन की तरह यूज करने का, इसीलिए अराथ्रे जो भी सामने दिख रहा है उसे सीधा टच करके मार डालते थे। और दोस्तों इसी तरह अराथ्रे सारे इंसानों को मार रहे थे क्योंकि वो दरअसल एक वेपन था। जो भी पहले की गवर्नमेंट थी वो काफी करप्टेड गवर्नमेंट थी और रशिया से मिली हुई थी, इसीलिए रशिया ने खुद ने ऐसे प्रोग्राम के लिए फंडिंग की जो एक डेडली वेपन बना सके। लेकिन तभी इसी बीच में लैब में कुछ ऑपरेशंस गलत हो जाते हैं जिसके कारण ये जो अराथ्रे रहते हैं वो अपने कंटेनर से रिलीज होके शहर में पूरी तबाही मचा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी बेचारे इंसान थे यानी उनके जो दिमाग और पूरे न्यूरल सिस्टम थे वो अजीब स्टेट में थे। ये बेचारे इंसान ना तो जिंदा थे ना मर गए थे, इसीलिए क्लेन उन मशीन को डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि ये लोग पीस में गुजर सके। और इसी तरह ये जो स्पिरिट है या अदृश्य शक्ति है उसका खुलासा होता है और क्लेन का मिशन इधर ही खत्म हो जाता है और वो सबको गुड बाय कह के उसी दिन वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये मूवी देखने के लिए तो ऑसम है, ठीक है। पहले फर्स्ट हाफ में तो मुझे लिटरली ये हॉरर फिल्म लगी थी, इतनी मजेदार है, लेकिन मुझे पता था कि ये साईफाई कंसेप्ट है। लेकिन इतने मजेदार होने के बावजूद इस मूवी को IMDb पे सिर्फ 6.3 की रेटिंग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पूरे स्टोरी में बहुत बड़ा लूप होल है। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की जो थ्योरी है वो इन्होंने गलत तरीके से यूज की है, क्योंकि ये थ्योरी ऐसे कोई भी चीज को, जैसे कि मूवी में बताया है क्लोन होता है, किसी भी चीज को कंडेंसेट्स फॉर्म में नहीं बदल सकती। ये थ्योरी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एटम्स पे ही काम करती है। दोस्तों इसके अलावा अब यहाँ पे लैब के लोगों ने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करके कंडेंसेट्स अचीव भी कर लिया और उन्होंने अराथ्रे बना लिए, लेकिन उनका फॉर्म दोस्तों तब तक ही उस फॉर्म में रहेगा जब तक वो कंटेनर के अंदर है, क्योंकि कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो -273.15 सेल्सियस में है, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर चाहिए होता है तभी ये फॉर्म अचीव होता है। लेकिन जैसे ही ये अराथ्रे रूम टेम्परेचर में आएंगे दोस्तों तो उनका शेप वापस बदल जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेट है वो पर्टिकुलर
टेम्परेचर में ही अचीव की जाती है। रूम टेम्परेचर में उनका फॉर्म सही नहीं रहेगा। डायरेक्टर ने शायद इग्नोर कर दी, उन्हें लगा कि ये एक प्रॉपर थ्योरी है तो उस हिसाब से हम एक क्रिएचर बना सकते हैं जो सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। बट समवॉट लोगों को ये कंसेप्ट इतना पसंद नहीं आया कि उन्होंने एग्जिस्टिंग थ्योरी की बैंड बजाई। बट अगर ये बात मैं साइड में रखूं और एक फिक्शन मूवी की तरह देखूं तो ये मूवी बहुत ही ऑसम है। आप इसे नेटफ्लिक्स पे देखना मैं जरूर रेकमेंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।